हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम इसमें फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान, जिसकी परीक्षा आपकी यूपीएचईएससी के द्वारा आयोजित कराई जाती रही है, उसकी परीक्षा आपकी अप्रैल माह में प्रस्तावित है। तो उसी से संबंधित आज हम घटना चक्र का एक और अपना प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपका ये आ जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अभी तक हम जितने भी प्रैक्टिस सेट अपने कर चुके हैं वो हमारे जो प्रैक्टिस सेट थे हमने 5, 6 और 7 कर लिया है। अब मैं ये सारे ही कंटिन्यूसली कराती चली जाऊंगी। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक की निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक की मानवीय रक्त के हीमोग्लोबिन से अधिक आइए अपना हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक की मानवीय रक्त के हीमोग्लोबिन से अत्यधिक सशक्त संबद्धता है, यानी कि ऐसा कौन सा वायु प्रदूषक है जो कि हमारा जो मानव का हीमोग्लोबिन होता है जो कि रक्त में पाया जाता है उससे वो बहुत जल्दी मिलके क्रिया करता है। देखिए, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आपके ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए, इसके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इसका सही उत्तर है। ये जो है आपका जब हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, जब हम श्वास लेते हैं और अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी सांस के साथ अंदर चली जाती है, ये एक विषैली गैस होती है, तो इससे धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसको हम दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। और मैं आपको बता दूं, जो वायु प्रदूषण होता है इसमें इसका यानी CO का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ना इसके कारण ही सबसे ज़्यादा जो हमारा वायु प्रदूषण है वो फैलता है। आइए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? यानी कि जब एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, सहभागिता करते हुए जब छात्र और अध्यापक एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, तो ऐसे में कौन सा शिक्षण स्तर कहलाएगा? देखिए, हमारे जो स्तर दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। स्मरण स्तर, दूसरा है आपका अवबोध स्तर, तीसरा है विमर्शी स्तर और चौथा है स्वायत्त विकास स्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा कौन सा? विमर्शी स्तर। देखिए, विमर्शी स्तर क्यों? सबसे पहले जो आपका स्मरण स्तर है या जो आपका मेमोरी लेवल है इसके बारे में जानते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है ना। स्मरण स्तर, इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चों के लिए मेमोरी बेस्ड चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं, याद कराई जाती हैं, पोएम्स याद कराई जाती हैं या उनको रटने वाली चीज़ें ज़्यादा दी जाती हैं छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी उस समय मेमोरी, वो इतने तो समझदार होते नहीं हैं कि कंसेप्ट्स को समझ सकें या बहुत ज़्यादा डिस्कशन कुछ कर सकें, तो इसीलिए उस समय उनको सिर्फ याद कराया जाता है। तो वो आपका होता है मेमोरी लेवल, जो कि छोटे बच्चों के लिए ही यूज़ होता है। दूसरा है आपका अपबोध स्तर। जो अपबोध स्तर होता है इसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। ये आपका बेसिकली जो जूनियर के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बीच के बच्चे होते हैं, मींस यानी कि आपके छोटे बच्चों से ऊपर और बड़ों से नीचे जो बीच का आपका स्तर आएगा, उसके लिए आपका अपबोध स्तर यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विमर्शी स्तर। इसमें क्या होता है कि विचार विमर्श कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो आपके जो भी विचार होते हैं या जो भी कोई टॉपिक होता है उसको अच्छे से समझ पाते हैं, उसके बारे में गुण दोष की व्याख्या कर पाते हैं, उसका मूल्यांकन भी कर पाते हैं। तो ये सब क्या है? ये विमर्शी स्तर में आता है, जो कि डिग्री कॉलेज या हायर लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए छात्र एवं अध्यापक आपस में सहभागी होंगे। और तो कौन सा शिक्षण स्तर आएगा? तो आपका आएगा यहाँ पर विमर्शी स्तर। आगे देखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? रचनात्मक मूल्यांकन कौन सा होता है? ये आपका होता है फॉर्मेटिव एनालिसिस। कौन सा होता है? फॉर्मेटिव एनालिसिस। देखिए, पहला है छात्रों के अधिगम उपलब्धियों का श्रेणीकरण करना, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना यानी गति लाना,
तीसरा है छात्रों के निष्पादन ग्राफ का सत्यापन करना, या चौथा है शिक्षण की प्रभाविता की प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना या गति लाना। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन इसका मतलब है फॉर्मेटिव एनालिसिस, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों का जो अधिगम निष्पादन होता है उसमें गति लाता है ना। इसके अंदर यानी रचनात्मक मूल्यांकन में किसी शैक्षिक कार्यक्रम या किसी योजना की गुणवत्ता उसकी उपयोगिता का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसको उसको और अधिक उपयोगी बनाया जा सके और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे परीक्षाओं में और विभिन्न प्रकार के जो कार्यकलाप होते हैं इनके द्वारा छात्रों का जो ज्ञान होता है उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार ये कौन सा मूल्यांकन है, ये आपका एक रचनात्मक मूल्यांकन है। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बीच बीच में उनका टेस्ट लिया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और फिर उनको उसी हिसाब से जो है उनको फीडबैक भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। जैसे आप देखते हैं बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो उनके सीधे फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, उनका जो क्या उन्होंने उपलब्धि हासिल की है या क्या उन्होंने कितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, इसके लिए उनके समय समय पर यूनिट टेस्ट या हम बोलते हैं FA होते रहते हैं। तो उससे क्या है बीच बीच में उनके टेस्ट लेना और उनको बताना कि भाई आप कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहे हो। तो इस तरह से ये एक सतत चलने वाला मूल्यांकन भी है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन 3 जो है रचनात्मक मूल्यांकन, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। आगे देखिएगा, परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। यानी जो आपके परिमाणात्मक शोध होते हैं यानी कि आपके जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, ये उसके अंदर कह रहे हैं आपसे कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। तो इसको आप आगे देखते हैं, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, यह आपका है स्तरित प्रतिचयन, ये है आपका अगला आनुपातिक प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन या व्यवस्थित प्रतिचयन। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें हम किस किस को देते हैं। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा आपका, एक तो इसमें आप किसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप किन किन प्रतिदर्श यानी किन किन सैम्पलिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो एक तो आप करते हैं साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, दूसरा है आपका स्तरित प्रतिचयन और तीसरा है आपका व्यवस्थित प्रतिचयन। ठीक है, तो ये आप यूज़ करते हैं, है ना। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा A, B एंड E। नेक्स्ट देखिएगा 5th क्वेश्चन, कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किसमें किया जाता है। किसका, कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो देखिए इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं आपके, सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो है आपका विमर्श डिस्कोर्स विश्लेषण, दूसरा है आपका आलंकारिक विश्लेषण, तीसरा है आपका विषय वस्तु विश्लेषण और चौथा है आपका वृत्तांत विश्लेषण। तो देखिए इसमें जो आपका सही उत्तर बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, विषय वस्तु विश्लेषण। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपके कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है विषय वस्तु विश्लेषण में। देखिए क्या होता है, जो सामग्री विश्लेषण में इसका वस्तुतः जो सामग्री विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाला डेटा संग्रह उपकरण कोड बुक या कोडिंग योजना होती है और गुणात्मक सामग्री विश्लेषण में कोडिंग के दौरान कोड बुक का निर्माण और सुधार किया जाता है। किसमें किया जाता है, क्वालिटेटिव में यानी गुणात्मक सामग्री में, जबकि मात्रात्मक सामग्री में यानी क्वांटिटेटिव सामग्री विश्लेषण में कोड बुक को विकसित करने और कोडिंग से पहले विश्वसनीयता और वैधता के लिए पूर्व परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो कोडिंग शेड्यूल है उसको हम किस में यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं विषय वस्तु विश्लेषण के लिए, कि ये जो आपका जो भी कुछ है जो भी आप करने जा रहे हैं ये आपका वैध है कि नहीं है, विश्वसनीय है कि नहीं है। आगे देखिए, तो आपका उत्तर हो गया इसमें C ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6, प्रतिचयन यानी सैम्पलिंग के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है।
है ना। मतलब उसमें इजीली शोधकर्ता अपने हिसाब से जो है चयन कर लेता है ना। कोई भी अगर थीसिस करनी है, उसके लिए सैंपल कलेक्ट करना है, तो कोई टिपिकल वे में ना जाकर अपने हिसाब से कर लेना। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शंस हैं, कोटर प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, सुविधाजनक प्रतिचयन और वेब प्रतिचयन। 4 आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सुविधाजनक प्रतिचयन। सुविधाजनक प्रतिचयन आपका जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। मींस जब सुविधाजनक प्रतिचयन में क्या होता है, इसमें शोधकर्ता मात्र अपनी पहुंच के कारण ही ये जो सैंपल्स हैं इनको कलेक्ट कर लेता है और उन्हीं से फिर अपना जो है जो भी उसको फर्दर रिसर्च करनी है उन्हीं का डेटा इस्तेमाल करता है, या उन्हीं से जो भी उसको मेथड यूज़ करके अपनी रिसर्च को फॉलो करना है करता है। ठीक है, और ये विधि ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, क्योंकि अब मान लीजिए सपोज़ कीजिए मुझे कहीं का रिसर्च करना है, मान लीजिए मुझे पता करना है कि 12th क्लास के जो बोर्ड्स के बच्चे हैं उनको बोर्ड एग्ज़ाम्स देते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या मतलब क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो अब मेरे लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसमें ये तो करूँगी नहीं कि हर एक के घर जा रही हूँ एक एक के, तो मैं क्या करूँगी ईज़िली, मान लीजिए मैंने स्कूल्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स हैं बहुत सारे, और उनमें से मैंने मान लीजिए ये 50 स्कूल हैं जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। तो अगर मान लीजिए मेरा घर यहाँ पर है, तो मान लीजिए मैंने उन स्कूल्स को चुन लिया जिनमें मैं आसानी से पहुंच सकती हूं, या मान लीजिए जहां पर मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है तो मैं आसानी से जाकर के अपना सर्वे कंडक्ट कर सकती हूं। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, सुविधाजनक प्रतिचयन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले शीशा, ये शीशा नहीं ये आपका सीसा है, और शीशे का जो संबंध है यहाँ पर आपका पेंट से है, क्योंकि पेंट में शीशा मिलाया जाता है जिससे कि दीवारों पर पेंट जल्दी से सूख जाए। दूसरा है पारा, पारा का संबंध आपका कोयला से है। तीसरा है बेंजीन, बेंजीन जो है ये आपका किससे संबंधित है, पेट्रोल से। ठीक है, बेंजीन आपका कच्चे तेल में पाया जाता है और इसीलिए इसका संबंध पेट्रोल से हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कैडमियम, कैडमियम आपका जो है बैटरीज जो होती हैं, जैसे कि आपकी निकल बैटरी होती है या जो भी बैटरीज होती हैं उनमें कैडमियम पाया जाता है। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर हो गया वो आपका हो गया ए। दिस मीन्स ए इज़ द करेक्ट आंसर। भारत के शहरों में धूम्र में मुख्यतः शामिल होते हैं। क्या शामिल होता है, भारत के जो शहर होते हैं वहाँ पर जो धूम्र पाई जाती है। देखिए मैंने आपको कल भी अपनी वीडियो में बताया था, धूम्र, धूम्र को हम लोग क्या कहते हैं, स्मोग, है ना। और ये किससे बना है, ये स्मोक प्लस फॉग से मिलके बना है। क्या बना है, स्मोक। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और SPM या सल्फर के ऑक्साइड और ओजोन। तो देखिए इसके अंतर्गत जो पाया जाता है आपका स्मोक के अंतर्गत वो आपका पाया जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और अनजले हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जब ये स्मोक, ये चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं तो आपका स्मोक का फॉर्मेशन होता है। देखिए स्मोक प्रदूषण या धुआं सा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। मीन्स क्या होता है, जैसे फॉग सा भी लगता है, धुआं सा भी लगता है, धुंध सी लगती है, तो ये आपका वायु प्रदूषण की ही एक अवस्था है जो धुएं और कुहासे का मिश्रित रूप होता है। गाड़ियों, औद्योगिक कारखानों एवं कृषि अवशेषों को जलाने से जो धुआं निकलता है वायु में, जब ये मिल जाता है तो मिश्रित होने के बाद ये एक धुंध का रूप धारण कर लेता है जिसको कि हम स्मॉग कहते हैं या स्मोक कहते हैं। इसलिए और आप देखते हैं कि जो हमारा भारत देश है इसकी जो राजधानी है ये इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि आप देखते हैं हर वर्ष जाड़े आने से पूर्व जो है जब मौसम ठंडा सा हो जाता है तो आप देखते हैं किसानों के द्वारा पराली जलाई जाती है, विशेषकर पंजाब राज्य के या आसपास के राज्यों के। तो जब वो ही पराली से निकलने वाला जो धुआं होता है जब वो इधर आता है दिल्ली की साइड, तो यही आगे फर्दर हमारा स्मोक का रूप धारण कर लेता है। लगता है ऐसे ऐसे कोहरा हो रहा है लेकिन एक्चुअली में वो कोहरा नहीं होता, वो स्मोक होती है। तो दिस मीन्स स्मोक में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोकार्बन्स ये जो हैं क्या करते हैं, यही शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसे किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके लिए कंडक्ट किया जाता है, ये आपका जो फील्ड है, फील्ड सर्च मेथड डोमेन
URL या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। इसका उत्तर होगा आपका फील्ड। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं ये URL की फुल फॉर्म क्या है? ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। URL, तो URL की जो आपकी फुल फॉर्म है वो है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटर में से किस सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा कंप्यूटर होता है? तो बहुत इजी प्रश्न है, सभी बता देंगे इसका उत्तर। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? तो इसका जो उत्तर है वो है आपका सुपर कंप्यूटर। यही कंप्यूटर आपका सर्वाधिक शक्तिशाली होता है सभी कंप्यूटर्स में से। क्या आप बता सकते हैं सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं? यदि आपको पता है सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है तो आप उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मैं विश्व स्तर पे पूछ रही हूँ। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं या कौन कहलाए जाते हैं? तो देखिए, भारत में जो आपके सुपर कंप्यूटर के जनक हैं वो आपके कहलाए जाते हैं विजय भाटकर। कौन कहलाए जाते हैं? विजय भाटकर। ठीक है, और देखिए जो सुपर कंप्यूटर के उनका ऑप्शन मैं बता दे रही हूँ, विंट। आगे आप चलिए बता दीजिए, मैंने बता ही दिया उत्तर, विंट करके है उनका नाम। पूरा नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अच्छा, ये बताइए, विश्व का, वर्ल्ड का पूछ रही हूँ, वर्ल्ड का नंबर 1 पे जो कंप्यूटर है वो कौन सा है और किस देश का है? देखिए, वर्ल्ड का जो नंबर 1 पे कंप्यूटर है वो है आपका फ्रंटियर। कौन सा है? फ्रंटियर। और ये किस देश का है? तो ये आपका USA का है। कौन सा? फ्रंटियर। इसी तरह से यदि भारत का पूछा जाए कि भारत का कौन सा है नंबर 1 पे, इंडिया का, तो कौन सा है? क्या आप बता सकते हैं कौन सा कंप्यूटर है भारत का नंबर 1 पे? तो वो है आपका एरावत। कौन सा है? एरावत। ठीक है, आगे चलिए, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? गीगाबाइट यानी GB में, है ना, कितने बाइट होते हैं कह रहे हैं। तो देखिए, इसमें आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर A है आपका 3 क्यूब बाइट्स, नेक्स्ट है आपका 10 हेक्साबाइट्स और 10 9 बाइट्स या 10 की पावर 12 बाइट्स। तो देखिए, इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10 की पावर 9 बाइट्स। ठीक है, ये आपके किस में होते हैं? 1 गीगाबाइट में 10 की पावर 9, यानी ये आपके इतने बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है ना? कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है? हमें पता है इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, है ना, कुछ। तो ये आपका जो एक टॉपिक है इनपुट आउटपुट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग एक प्रश्न आ जाता है, लगभग आ ही जाता है हर बार। तो देखिए, माउस क्या है? माउस आपका इनपुट है, क्योंकि माउस की सहायता से आप क्या करते हैं? माउस की सहायता से आप जो है क्लिक करके और कोई भी डेटा या कुछ भी इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। तो ये आपका इनपुट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पीकर, फिर है आपका स्कैनर भी आपका इनपुट है ना, और आपका जो कैमरा है वो भी आपका क्या है? ये भी आपका इनपुट है। जबकि आपका जो स्पीकर है ये क्या है? आपका आउटपुट। क्यों? स्पीकर से आवाज़ बाहर की तरफ आती है। देखिए, एक चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है स्पीकर, एक होता है माइक। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। माइक में क्या होता है? आप बोलते हैं तो आवाज़ अंदर जाती है, जबकि स्पीकर में क्या होता है? बाहर आती है। तो माइक अगर होगा तो आपका इनपुट हो गया, लेकिन अगर आपका स्पीकर होगा तो ये क्या हो गया? आपका आउटपुट हो गया। नेक्स्ट देखिए, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी कोड में संख्या अगर आपको 7 दे दी जाए तो आप कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे? देखिए, ये आपकी, मान लीजिए इसको सॉल्व करने का तरीका है 7। हम इसको हमेशा 2 से ही एक तरह से डिवाइड करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, कितना बचा? 1। नेक्स्ट है आपका 2 1 ज़ा 1। दिस मीन्स आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? हमेशा नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ हम जाते हैं। 1 1 1, कि आपका 111 जो है ये इसका आपका आंसर हो गया। किसका? ये आपकी जो संख्या दी हुई है 7, इसका बाइनरी कोड। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है? ग्रामीण स्वशासन के कह रहे हैं, सबसे निचला जो ग्राम स्तर होता है, ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसमें जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं पहले हम वो देख लेते हैं। इसमें हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपका ग्राम सभा,
फिर है आपका ग्राम समिति, फिर है आपका ग्राम पंचायत और नेक्स्ट है आपका न्याय पंचायत। तो ग्रामीण स्वशासन की बात हो रही है और सबसे निचले ग्राम स्तर पर पूछ रहे हैं जो संगठन होता है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम स्वशासन के सबसे निचले या ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक जो संगठन होता है उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। ये आप बता सकते हैं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया है? ये है आपका 73 यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा ही त्रिस्तरीय, है ना, त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर, है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था थी उसको ही अपनाया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ज़िला पंचायत, कौन कौन सी, ग्राम पंचायत जो कि सबसे नीची थी ग्राम पंचायत, फिर थे आपकी कौन सी, क्षेत्र पंचायत उससे ऊपर स्तर पर, ठीक, फिर थी आपकी कौन सी, ज़िला पंचायत, है ना। ये 3 त्रिस्तरीय आप देख सकते हैं, है ना। सबसे नीचे स्तर पे पूछा जाए तो ग्राम पंचायत, सबसे ऊपर पूछा जाए तो ज़िला पंचायत, है ना। देखिए, दोबारा लिख देती हूँ मैं, ये देखिएगा, ज़िला पंचायत, फिर है आपका सेकंड नंबर पे है आपका क्षेत्र पंचायत, नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायत। तो देखिए, अगर सबसे निचले स्तर पे पूछा जाएगा तो आपका ग्राम पंचायत आएगा ग्रामीण स्तर पर, और अगर सबसे ऊपर पूछा जाएगा तो आपका ज़िला पंचायत आएगा, और मध्यम बीच के पिछले स्तर पर अगर पूछा जाएगा तो क्षेत्र पंचायत आएगा, है ना। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये तो संबंधित है तीनों किससे, आपके 73वें संविधान संशोधन से, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं 74th संविधान संशोधन की, तो इसमें क्या है, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम के गठन के प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे ऊपर इसमें क्या आता है, नगर निगम, है ना, नगर निगम। नगर निगम का जो चेयरमैन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, कौन होते हैं आपके, महापौर, है ना, मेयर, महापौर उस ज़िले के या उस जनपद के। अच्छा देखिए, अब इसके बाद जैसे आपका ये आ गया नगर निगम, उसके नीचे क्या आता है, आपका आता है नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। और सबसे नीचे आपका कौन सा आएगा, सबसे नीचे आपका आएगा नगर पंचायत। देखिए, ये आपका जो तीनों हैं, सबसे ऊपर लेवल, उससे नीचे लेवल और उससे नीचे, ये भी देखिए त्रिस्तरीय है, ये भी आपका त्रिस्तरीय है। ये आपका ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है, ये आपका नगरीय स्वशासन से संबंधित है। ये 73 हमारा संविधान संशोधन है, ये आपका 74 है। आप बता सकते हैं ये कौन से अनुच्छेद में आता है, ग्राम पंचायत जो है ये आपका किस अनुच्छेद में आता है, आप ये मुझे बताइएगा। और इससे संबंधित एक कमेटी जिसकी सिफारिशों के आधार पे ही ये त्रिस्तरीय बनाई गई, वो कौन सी थी, तो वो थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति या कमेटी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो आपका कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि ग्रामीण स्वशासन के बारे में ये कह रहे हैं। अगला देखिए, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया, तो इसको आपका जोड़ा गया है किसमें, इसका ये आपके संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा समवर्ती सूची। कौन सा, समवर्ती सूची। देखिए, संविधान का जो 42वां संशोधन के द्वारा जो वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को जो जोड़ा गया था वो आपकी समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, है ना। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, है ना, के अंतर्गत संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में जो हुआ था, इसके द्वारा कौन से अनुच्छेद में, 48 का में क्या जोड़ा गया था, इसमें आपका किसका संवर्धन की बात की गई थी, संरक्षण और संवर्धन किसका किया जाएगा, तो ये किया जाएगा वन पशुओं एवं पक्षियों का, ठीक है। यह आपका 42वां संविधान संशोधन था,
है ना, 1976 में हुआ था। अनुच्छेद नंबर 48 का कौन सी सूची? समवर्ती सूची। आप बता सकते हैं जो हमारा जब संविधान लिखा गया था तो जो समवर्ती सूची थी ये किस देश के संविधान से हमने ली थी? तो ये हमने ली थी आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने ये जो समवर्ती सूची थी इसका विचार लिया था। ठीक है, आगे देखिए, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, सरकार की पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? वर्तमान आय जब उसके जो खर्चे हैं उनसे कम होती है तो उसको हम किस तरीके का घाटा कहेंगे? देखिए, वर्तमान आय सरकार की मौजूदा खर्च की तुलना में कम है ना, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो उसका जो उसकी रिसीट्स हैं, रेवेन्यू रिसीट्स है, वो उसकी कम है। तो ये क्या कहलाया जाएगा आपका? ये आपका कहलाया जाएगा राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, ठीक है, बजट घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। अगर मैं पूछूं आपसे इन सब में से सबसे बड़ा घाटा कौन सा होता है तो आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा होता है? तो देखिए, राजकोषीय घाटा जो है ये हमेशा सर्वाधिक होता है भारत के अंदर। और इस वक्त ये कितना है? जो अभी आपका जो ये अनुमानित किया गया है ये आपका किया गया है 4.9। कितना किया गया है? 4.9। आगे देखिएगा, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा धरती है ना, और ये हमारी क्या है? भूमध्य रेखा है। यहाँ पर अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो 23.5 डिग्री पे हमारी क्या आती है? ये आपकी आती है कर्क रेखा, है ना। और नीचे अगर हम जाते हैं तो ये आपकी आती है कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री पर आपकी आती है मकर रेखा, ठीक है। और ये आपकी कौन सी है? विषुवत रेखा या आपकी भूमध्य रेखा, ठीक। अब आप देखिएगा, ये कह रहे हैं, देखिए भारत की जो अवस्थिति है वो इस तरीके से है, ठीक है। अब भारत के बीचों बीच में से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये कह रहे हैं कि जो शहर दिए हुए हैं जोधपुर, कोलकाता, दिल्ली, नागपुर, तो कौन सा जो शहर है वो एकदम नियरेस्ट है? तो देखिए, ये जो है आपका, इसमें जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता जो है वो एकदम ही आपका समझ लीजिए कर्क रेखा से लगा हुआ सा ही समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट है। और देखिए, ये जो आपकी कर्क रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यदि ये पूछा जाएगा तो ये आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप बता सकते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? तो वो हैं आपके, देखिए, गुजरात, फिर है आपका राजस्थान, फिर है आपका एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर आपका है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और फिर है आपका कौन सा? मिजोरम, ठीक है। ये आपके 8 राज्य हैं। इसकी वैसे आपने ट्रिक भी सुनी होगी, मित्र गमछा झारवा, ये वाली सुनी होगी, है ना। लेकिन ये कभी कभी जो ट्रिक है आपकी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, क्योंकि कभी कभी ये सीक्वेंस में लगाने को भी दे सकते हैं ना आपको। अब देखिए, जैसे ये हमारी मान लीजिए भारत है और भारत के बीचों बीच में से ये देखिए इस तरीके से जा रही है, मान लीजिए आपकी कर्क रेखा, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे पहला राज्य है वो कौन सा है? गुजरात हो गया। और इधर जो लास्ट में है वो कौन सा है? आपका आपका राज्य है वो कौन सा है जहाँ पे लास्ट में आती है? तो ये आपका कौन सा हो गया? मिजोरम हो गया। कौन सा हो गया? मिजोरम हो गया। देखिए, इसकी आपने एक ये सुनी भी होगी कि मित्र गमछा झारवा, लेकिन यदि आपको सीक्वेंस में लगाने को दे दें तो फिर आप इस ट्रिक से फेल हो जाएंगे। तो अभी मैंने हाल फिलहाल में ही पता नहीं कहाँ पर पढ़ा था या कहीं पर सुना था, एक और मेरी फ्रेंड ने शायद मुझे बताया था, एक उन्होंने मुझे एक ट्रिक बताई थी, वो थी आपकी गरम छाछ पत्रम। देखिए, ये आप याद कर लीजिए। तो इससे क्या है, सारे सीक्वेंस में आ गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आपका आ गया छत्तीसगढ़, फिर आपका आ गया झारखंड, फिर आपका आ गया पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर आपका आ गया मिजोरम। तो अगर मान लीजिए ऐसा भी दे सकते हैं ना कि कोई से भी 5 राज्य दे दिए, अब उन्होंने आपको बोल दिया कि सीक्वेंस में लगाइए आप कि कौन सा पहले आएगा, है ना। क्योंकि अब देखिए, आप
पेपर ना इतना इजी नहीं आएगा कि कहाँ पे है शुरू कहाँ पे एंड है, ऐसा नहीं आएगा। थोड़ा सा तो लेवल बढ़ाएंगे ही ना डिफ़िकल्टी का, तो क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है तो आपको थोड़ा सा सीक्वेंस पता होना चाहिए जिससे कि आप इजीली वे में इसको कर पाएँ। तो इसकी आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, गरम छाछ पत्रम, ठीक है, गरम छाछ का पात्र, एक तरीके से गरम छाछ पत्रम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है ना, कौन सा कह रहे हैं ये, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध, तो ये आपका कौन सा माना जाता है, ये आपका माना जाता है, पहले तो ऑप्शंस देख लीजिए, खिलाफत आंदोलन, बहावी आंदोलन, मोपला विद्रोह और अलीगढ़ आंदोलन। तो ये जो आपका खिलाफत आंदोलन है इसको ही ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। देखिए, जब हमारा पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इसके बाद ब्रिटेन और जो तुर्की के बीच होने वाली सेवर्स की संधि थी, उससे तुर्की के जो सुल्तान थे उनके सारे ही अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। तो संसार के या पूरे विश्व के जितने भी मुस्लिम थे वो तुर्की के सुल्तान जो थे उनको अपना एक तरह से, जो खलीफा जिनको ये बोलते थे, इसी से बना है खिलाफत आंदोलन, उनको अपना एक तरह से गुरु मानते थे या कह सकते हैं धर्म गुरु मानते थे। तो इसी के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन कहते हैं, ठीक है। और इसे ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता का पहला मुस्लिम युद्ध कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं खिलाफत आंदोलन के संग और कौन सा आंदोलन था जिसकी शुरुआत हुई थी? कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी था, बताइए कौन सा था वो, और किस ईयर में ये दोनों आंदोलन शुरू हुए थे, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? अभी मैंने आपसे ऊपर पूछा ही था ये वाला प्रश्न कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने का निर्देश देता है? तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? ये है आपका अनुच्छेद नंबर 40। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 40, ठीक है। आगे देखिए, अंग्रेज़ों के शासनकाल में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? ये आपके तीनों ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में। और ये कब कब हुए थे? ये आपके हुए थे 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में आपका तीसरा। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो आपके जो डॉक्टर साहिब भीमराव अंबेडकर जी हैं, बाबा साहेब या BR अंबेडकर जी, इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जबकि जो आपके गांधी जी थे उन्होंने केवल आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, महात्मा गांधी जी ने, और ये आपके अंबेडकर जी ने तीनों में ही लिया था। क्या आप बता सकते हैं उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? आप मुझे बताइए, सोच के बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 1931 में कौन से आपके प्रधानमंत्री थे, बता सकते हैं? तो आप ये मुझे, चलिए मैं ही बताती हूँ, ये थे आपके इरविन, ठीक है, इरविन थे। आपको याद भी होगा गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, है ना। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय में जो हमारे प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? इंग्लैंड के, हमारे नहीं, मतलब इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो आपके थे इरविन। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है ना। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी, ये तो बहुत फेमस है, हम सभी ने पढ़ा है कक्षा 10 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये उनका उपनाम था निराला, है ना। देखिए, उसके बाद है आपका, जो आपको पहले आते हैं वो आप कर लीजिए। जैसे मैं देखती हूँ मुझे कौन से आते हैं इसमें से, 10th तक की हिंदी पढ़ी है मैंने, तो देखते हैं। हाँ देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपका मैच हो गया, यानी कि, अरे ये तो बहुत आसान है, तो सब में ही दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, मुझे फिर पता है धनपत राय श्रीवास्तव, ये किसको कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जी को। तो यानी कि D का 1, यानी ये दोनों, दिस मीन्स वी कैन एलिमिनेट दीज 2 ऑप्शंस, फर्स्ट एंड सेकंड। देन हमारा कौन सा बचता है? रघुपति सहाय या बैद्यनाथ मिश्र। और इधर जो इन्होंने ऑप्शंस दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? वो है आपका ये नागार्जुन और फिराक गोरखपुरी। तो देखिए, जो आपके बैद्यनाथ मिश्र हैं इनको क्या कहा जाता था? नागार्जुन, बैद्यनाथ नागार्जुन। और आपके जो ये बचे फिर कौन से? रघुपति सहाय, ये आपके फिर हो गए फिराक गोरखपुरी। कौन से? फिराक गोरखपुरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो ऑप्शन है B का 4, आपका ये वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर C जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। आगे देखिएगा,
अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22, किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। डोडो क्या है, पहले तो ये एक ऐसी बर्ड है जो कि विलुप्त हो चुकी है, ऐसा कहा जाता है। तो इसी की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। ये किसने कहा था आपका, तो ये आपका जब दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और जब ब्रिटेन में संसद का चुनावी दौर शुरू हुआ था, तो साम्राज्यवाद विरोधी नीति अपनाते हुए जो लेबर पार्टी के नेता थे, कौन, क्लीमेंट एटली, इन्होंने अपनी पार्टी को भारी बहुमत दिलाया था क्योंकि इन्होंने जीत हासिल की थी। तो उन्होंने ही जब अपना संसद में भाषण दिया था तो उस समय इन्होंने कहा था कि डोडो के भांति ही साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। तो इसका मतलब किसने कहा था ये, तो ये कहा था क्लीमेंट एटली ने। किसने, क्लीमेंट एटली ने। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। अर्धसंघीय भारतीय संविधान को किसने कहा है, तो देखिए ऑप्शन है के.सी. वियर, डी वसु, के.टी. शाह, मॉरिस जॉन्स। तो देखिए आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धसंघीय का के.सी. वियर। के.सी. वियर ने भारतीय संविधान को क्या कहा है, अर्धसंघीय कहा है। किसने कहा है, के.सी. वियर ने। आगे देखिएगा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले, इंडियन सिविल सर्विसेज है ना, ICS, जिसको अब हम क्या बोलते हैं वर्तमान में, IAS, इंडियन सिविल सर्विसेज को हम बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इनको जो पास किया, इस परीक्षा को जो पास किया था, वो कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्होंने, पहले भारतीय पूछ रहे हैं, तो वो थे आपके कौन से, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर जी जो थे, उन्होंने, ये कौन थे, ये आपके जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, उन्हीं के ये भाई हैं और उन्होंने ही सबसे पहले इस परीक्षा को पास किया था। हालांकि बाद में इन्होंने जो है इससे त्यागपत्र दे दिया था। और उस समय क्या था कि ये जो परीक्षा थी इंग्लैंड जाके पास करनी पड़ती थी और उसकी एज जो थी वो मात्र इन्होंने 19 वर्ष कर दी थी। मींस 19 वर्ष तक का व्यक्ति ही इस परीक्षा में बैठ सकता था, इस परीक्षा में अपीयर कर सकता था। तो इसका फिर विरोध हुआ था और फिर इन्होंने जो एज थी वो बढ़ा के 21 वर्ष कर दी थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। अच्छा ये देखिए, देवेंद्र नाथ ठाकुर कौन थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर कौन थे, बता सकते हैं आप। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर जो थे वो आपके जो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनके पिताजी थे। कौन थे, इनके पिताजी थे देवेंद्र नाथ टैगोर। और जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, इनको मिला था इनके साहित्य के क्षेत्र में, इन्होंने जो गीतांजलि पुस्तक लिखी थी उसके लिए। ठीक है, और आप अभी जानते भी होंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनसे ही संबंधित है विश्व भारती। अब वो विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया है, तो काफ़ी चर्चा में है इस वक्त। क्या आप बता सकते हैं उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, तो आपके उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं PM यानी प्रधानमंत्री हमारे कौन से हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व भारती विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं एट प्रेजेंट में। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल कितनी खेल विधाओं को शामिल किया गया है। तो देखिए जो राष्ट्रमंडल खेल हैं 2026, पहले तो यही बात कर लेते हैं कि देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2026 सबसे पहले तो ये कहाँ आयोजित होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपके UK में आयोजित होंगे, ग्लासगो में। कहाँ पर, ग्लासगो में। ठीक है, तो ये आपके ग्लासगो में आयोजित होंगे और इनमें कुल 10 खेल विधाओं को, कितनी, 10 खेल विधाओं को इसमें शामिल किया गया है। कौन से, राष्ट्रमंडल खेलों में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, 2026 की यहाँ पर बात हो रही है। आगे देखिएगा, 19वें एशियाई खेल में भाग लेने वाले देशों तथा उनके कुल पदक संख्या के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। यानी जो आपके 19वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें जो जिन देशों ने भाग लिया था और उन्होंने जो पदक प्राप्त करे थे उनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए चीन, क्या चीन ने आपके 383 पदक प्राप्त किए थे, तो हाँ ये सही है। जापान के 188, ये भी सही है। दक्षिण कोरिया के 190, ये भी सही है। लेकिन भारत के जो 100 दिए हैं ये गलत है। भारत ने 100 पदक प्राप्त नहीं करे थे, बल्कि इन्होंने 28 जो थे वो गोल्ड प्राप्त किए थे। किसमें, 19वें
एशियाई खेलों में, और इन्होंने 38 सिल्वर प्राप्त किए थे भारत ने, हमारे प्यारे भारत ने, और 41 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पाए थे। तो दिस मीन्स ये कितने हो गए, 17 ये आपके हो गए 107। तो यहाँ पर अगर 107 दिया होता तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता। तो ये जो है इन्होंने पूछा नहीं, है ना, तो आपका जो ये भारत वाला ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। फिर से नहीं आ गया। देखिए, वर्तमान में नाटो आप जान ही रहे हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध चल रहा है यूक्रेन में और रशिया के बीच में, है ना। तो ये नाटो जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। नाटो के जो महासचिव हैं मार्क रूटे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 दुबई में हुआ था। क्या ये सही है आपका? तो ये बिल्कुल सही है कि ये जो है सम्मेलन आपका ये दुबई में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा? विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में। संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला यानी एक्सपोर्ट करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। क्या ये सही है? ये आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला संविधान संग्रहालय, क्या ये नई दिल्ली में स्थापित हुआ है? नहीं, ये नई दिल्ली में स्थापित नहीं हुआ है। तो ये फिर कहाँ पर हुआ है? ये आपका स्थापित हुआ है हरियाणा में। कहाँ पर स्थापित हुआ है ये आपका? ये आपका सोनीपत हरियाणा, सोनीपत हरियाणा, यहाँ पर आपका क्या स्थापित हुआ है? पहला संविधान संग्रहालय स्थापित हुआ है। अच्छा बताइए, संविधान पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो संविधान पार्क जो है आपका वो आपका पुणे में हुआ है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो आपका संसद भवन है उसमें जो आपका अशोक मंडप है उसका नाम क्या कर दिया गया है? अशोक मंडप का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर यदि आपको पता हो। आगे देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितने राज्यों और संघ शासित राज्यों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन आवरण है ना। तो देखिए ये नई रिपोर्ट आई है, आपको पता ही होगा। तो कितने राज्य हैं जिनमें 33, देखिए आइडियल जो हमारा परसेंटेज होना चाहिए किसी भी राज्य में वो 33% होना चाहिए। ठीक है, किसका? वन आवरण वगैरह का। तो देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि कितने ऐसे आपके राज्य हैं जिन्होंने इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है। तो ये हैं आपके कितने? 8 राज्य। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। एक मिनट देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, हाँ भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो भारत के 19 राज्यों संघ केंद्र शासित राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र पर 33% से अधिक वन आवरण है, 19 में से 8 राज्यों या केंद्र शासित राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र पर 75% से अधिक वन आवरण है। ठीक है, देखिए तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 19 जो राज्य हैं उनमें आपका 33% से ऊपर क्या हो चुका है? वन आवरण है। और यदि हम बात करें कि 75%, बहुत ज़्यादा हो गया हालांकि ये 75% कितने राज्यों में है? तो ये आपके 8 राज्यों में है। 19 में से भी जो 8 राज्य हैं उनमें आपका 75% से ऊपर वन आवरण किया जा चुका है। अच्छा बताइए, मैक्सिमम क्षेत्रफल के हिसाब से मैक्सिमम एरिया में जहाँ पर ये आपका वन आवरण है वो कौन से राज्य में है? वो है आपका एमपी में। सेकेंड, चैट जीपीटी को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है ओपन एआई के द्वारा। किसके द्वारा? ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपका चैट जीपीटी को विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक परीक्षा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के अनुसार सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक के मामले में शामिल जो लोग होंगे उनको अधिकतम कितना जुर्माना राशि उनके लिए तय की गई है? मतलब जो आप देखते हैं ना आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, फिर जिनको टॉप नहीं करना चाहिए वो टॉप करते हैं और जिनको क्या ही बोलूँ मैं बस। तो फिलहाल इसके लिए कितना इन्होंने जुर्माना रखा है कि यदि कोई व्यक्ति इन सब गतिविधियों में संलग्न रहेगा तो उसके लिए है 1 करोड़ रुपए, यानी उसको जो है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।
देखिए यहाँ पर मेरी ये टेस्ट पेपर ये पूरा हो गया है। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप उन्हें कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।